गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी प्रीवियस फिजिक्स की क्लास के अंदर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स, जो कि हमारे पास पेपर नंबर फर्स्ट है। और इस पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर भी हम यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर जो टॉपिक है वो हमारे पास वो चल रहा था एप्लीकेशंस ऑफ आयलर लैग्रेंजन इक्वेशन, जिसके अंदर हमने दो पढ़ लिए थे। और जो तीसरा नंबर का है वो रहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए स्पेयर। पहले हमने प्लेन के बारे में पढ़ा था और आज हम स्पेयर के लिए पढ़ेंगे, जिसको हम जियोडिसिस भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जियोडिसिस भी हम उसको बोलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ आयलर लैग्रेंजन इक्वेशंस या फिर कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन के एप्लीकेशन एग्जाम्पल, जिसमें हमने पहला पढ़ा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए प्लेन। ठीक है। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था द ब्रांच हॉर्न्स प्रॉब्लम। और आज का जो टॉपिक है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए स्पेयर, जिसको बोलते हैं जियोडिसिस। इसको क्या बोल रहे हैं? जियोडिसिस। तो हमारे पास जो आयलर लैग्रेंजन इक्वेशन के एप्लीकेशन है वो हमारे पास 3 है इस किताब के अंदर, या आपके पेपर के अंदर 3 एप्लीकेशन है। हालांकि हम इससे और भी इक्वेशन ऑफ मोशन या पाथ निकाल सकते हैं। आयलर लैग्रेंजन इक्वेशन हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल की मोशन को देख करके उसका पाथ हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, या पाथ की इक्वेशन निकालते हैं कि इसका पाथ है कैसा होगा। तो देखिए, इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है। हमारे पास एक हम स्फीयर मान लेते हैं, ये स्फीयर है। और इस स्फीयर के अंदर ये एक पॉइंट P ये रहेगा और दूसरा पॉइंट Q रहेगा। इन दोनों पॉइंटों के बीच की मिनिमम दूरी देखेंगे या मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे, तो वो डिस्टेंस या तो इसकी सरफेस से होते हुए इस तरह से आएगी या फिर इसके सरफेस से होकर के इस तरह आएगी। मिनिमम डिस्टेंस को आप स्ट्रेट लाइन नहीं खींचेंगे, क्योंकि वो स्फीयर के अंदर से हो जाएगा। हमें स्फीयर के ऊपर से लेके आना है। ऊपर से लेके आएंगे तो उसकी सरफेस से आएगा, तो उसकी सरफेस से होकर आएगा। अब देखो, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगी वो उसकी हमें इक्वेशन चाहिए। तो हम पॉइंट P से इस पाथ से भी जा सकते हैं और पॉइंट P से क्यों हम इस पाथ से भी जा सकते हैं। हालांकि दोनों पॉइंटों की दूरी हमारे पास सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी। अलग अलग तो कब होगी? जब हमारे पास मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो हम इधर से घूम करके और फिर ऐसे घूम करके और फिर यहाँ पर आएंगे। ठीक है। और एक दूसरा हमारे पास ये, तो इस पाथ की लंबाई और इस पाथ की लंबाई हमारे पास अलग अलग होगी। और जब ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे रहेंगे तो हमारे पास ये पाथ की लंबाई और ये पाथ की लंबाई क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो दो पॉइंट है कहीं पर भी सरफेस पे हैं, तो उनकी जो मिनिमम दूरी है उसका पाथ कैसा होगा। तो आपको दिख रहा है सर्कुलर पाथ होना चाहिए एक तरह से, या एक जियोडिसिस मिलता है यहाँ पर। तो पहले मैं आपके लिए थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूँ। जियोडिसिस एक कर्व, हम यहाँ पर स्पेशली जियोडिसिस को पढ़ रहे हैं। यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दोनों पॉइंटों की, उनको हम जियोडिसिस बोलते हैं। जियोडिसिस हैं। और जियोडिसिस की डेफिनेशन क्या है? जियोडिसिस की डेफिनेशन हमारे पास है, जियोडिसिस इज ए कर्व, इज ए curve which length is constant, with respect to a small variation. If initial and final point are stationary, if initial and final point are stationary, यह आपके पास जियोडिसिस की डेफिनेशन होगी। एक डेफिनेशन और है जिसको मैं बोल देता हूँ, क्योंकि टॉपिक काफ़ी लंबा है और काफ़ी लंबा
इतना लंबा है कि इस क्लास के अंदर हो भी नहीं पाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा जल्दी, इसलिए मैं इसको 3rd नंबर पे रखा है मैंने। और यदि फिर भी आपको कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगली क्लास में उसको रिवाइज करवा दूंगा या उसको समझा दूंगा। कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको समझ नहीं आएगी तो मैं उसको अलग से क्लास दे करके और आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो अगला जो डेफिनेशन है मैं बोल रहा हूँ, आप स्लो करके उसको लिख सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन ए स्पेयर बाय सिटिंग अप their length on the surface of the sphere in terms of the angle coordinates of the position of the sphere curve that is given. The shortest distance between 2 points on a given surface are called geodesics of the surface। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको स्लो करके लिखें, कैसे रोक रोक के लिखें वो मुझे नहीं पता, आप लिख लेना। वैसे आपको जो ऊपर परिभाषा लिखाई गई है वो काफ़ी है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम देखो एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर हमने स्पेयर लिया है तो हम जो कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करेंगे वो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये सिंपल पड़ेगा। तो हमें पता है कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर आर वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है x² + y² + z²। इसके अलावा जो x की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास r और sin थीटा cos फाई। y की जो वैल्यू है r हमारे पास रहती है sin थीटा और sin फाई, और z की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है r और cos थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ, ठीक। इसके अलावा हम dx, dy और dz की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम r² की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो सारी वैल्यू हैं वो मैं सीधे ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं लिख चलेंगे। तो आप लिखोगे द लाइन एलिमेंट्स इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो लाइन एलिमेंट को हम लिखते हैं इस तरह से कि जो dr² है, या तो आप dr² लिख लीजिए, या इसको आप ds लिख लीजिए, ds²। इसको आप लिखते हो dx² + dy² + dz²। आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू मैंने लिखवा दी है, y की वैल्यू लिखवा दी है, z की वैल्यू लिखवा दी है। इससे आप dx, dy, dz निकाल करके उनका स्क्वायर करके रखेंगे तो फाइनल जो आपके पास वैल्यू आएगी वो मैं लिख देता हूँ। यदि आपसे सोल्व नहीं होता तो मेरे को बता दीजिए, मैं इसको अगले क्लास के अंदर सोल्व करके दिखा दूंगा। तो ये आती है r और साथ में d⁵² + sin² थीटा एंड d⁵² की पावर 1/2। इसको देते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। एंड वेयर आर द रेडियस ऑफ जियोडिसिस विच इज कॉन्स्टेंट। नहीं तो अपने पास यहाँ पर एक r.² की टर्म्स हो रहा थी, लेकिन r क्या है, यहाँ पर r हमारे पास कॉन्स्टेंट है किसका, स्पेयर का। सो r = कितना रहेगा, 0, इसलिए मैंने यहाँ पर r की वैल्यू नहीं लिखी है। साथ में यहाँ पर भी r² होता है और यहाँ पर भी हमारे पास r² आता है, यानी कि पूरी जो वैल्यू है वो इस तरह से आती है। ये आएगी r.² + r² थीटा, ये नहीं आया, θ.² + r² sin² थीटा एंड φ.² की पावर 1/2, जिसमें से ये वैल्यू 0 है, इसमें से r² और r² को कॉमन करके मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि वेयर आर द रेडियस ऑफ geodesics is constant, so r dot equal to 0। ओके, ये हमारे पास रहेगा। अब आपको निकालना है मिनिमम पाथ या एक्सट्रीमम पाथ बोल सकते हैं। बी कैलकुलेट एक्सट्रीमम पाथ
ऑफ ए स्पेयर। तो ये हमारे पास रहेगा डेल्टा आई इंटीग्रेशन और x1 से लेकर के x2, और आप लिख सकते हैं इसको ds। ठीक है, ds की वैल्यू रख दीजिए आप। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कि डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और ds की वैल्यू हमारे पास है r एंड डी थीटा। एक मिनट होना, यहाँ पर डी थीटा है ना, आर डॉट लिख सकते हो, आर डॉट लिखा है ना, तो अपने पास डी आर की वैल्यू क्या रहेगी 0। यदि आप आर डॉट को नहीं ले रहे तो डी आर ले रहे तो भी वैल्यू क्या रहेगी 0। तो यहाँ पर अपन डॉट की बजाय डी फाई, इस डॉट की जगह डी थीटा और इस डॉट की जगह डी आर का इस्तेमाल करेंगे। अब ठीक है, और प्लस ये रहेगा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड डी फाई स्क्वायर की पावर 1/2, ये हमारे पास आता है। इसमें से पहले अपन x को कॉमन ले लेते हैं, अब की बार डी थीटा को कॉमन ले लेंगे। तो डेल्टा आई जो मिलेगा वो इंटीग्रेशन r, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, और ये रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे डी फाई अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर की पावर 1/2, और बाहर क्या रहेगा डी थीटा। तो इसको देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है डी फाई अपॉन डी थीटा, तो आप इसको फाई डैश इस्तेमाल कर सकते हैं। वह हालांकि फाई डैश का इस्तेमाल हम पोजीशन के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये डिस्टेंस जो थीटा है वो हमारे पास डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डेल्टा आई इज इक्वल टू, ये रहेगा हमारे पास r 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डैश स्क्वायर की पावर 1/2, और साथ में डी थीटा। इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। और एक इक्वेशन हमारे पास ऐसे आती है एक्सट्रीमम पाथ के लिए, एफ डॉट डी आर या एक्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप, एक्स। इसको देखें समीकरण नंबर 5। ये हमारे पास है फॉर एक्सट्रीमम पाथ, फॉर एक्सट्रीमम पाथ। तो आप इक्वेशन नंबर 4, 5 की कंपेरिजन कीजिएगा एंड कंपेयर इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। तो आपको f की जो वैल्यू है वो मिलेगी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डैश स्क्वायर की पावर 1/2, इक्वेशन नंबर 6। तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो फंक्शन है वो मिलेगा r 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डैश स्क्वायर की पावर 1/2। अब आपके पास जो आयलर लैग्रेंजियन इक्वेशन होगी उसको लिखते हैं। आयलर लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या रहेगी, ये रहेगी हमारे पास डेल अपॉन में डेल थीटा, डेल अपॉन में डेल थीटा एंड डेल एफ अपॉन डेल फाई डैश माइनस का डेल एफ अपॉन डेल फाई इक्वल टू 0, ये रहेगा। आप इसमें अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए। इसको हमने इक्वेशन दी है 6 नंबर, ये 6 नंबर है, इसको आप 7 नंबर दे सकते हैं। यहाँ से आप जो डेल एफ अपॉन डेल फाई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो कितनी रहेगी 0, क्योंकि आपके पास इसकी वैल्यू नहीं है। सिमिलरली आप डेल एफ अपॉन डेल फाई डैश का ही जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फाई डैश की वैल्यू है। तो आप लिखोगे, पहले तो इसको सोल्व कर लीजिए, r इंटू 1/2 बाहर आ जाएगा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डैश स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू, इसका करेंगे तो 0 और इसका करेंगे तो ये रहेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा से इंटू 2 फाई डैश, 2 से आपके पास 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल फाई डैश की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको r एंड साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डैश अपॉन में 1 प्लस और साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डैश स्क्वायर की पावर 1/2, इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 को
इसको दे देंगे आप 8, इसको दे देंगे आप 9। 9 को आप रखेंगे इक्वेशन नंबर 7 में, और हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 9 पुट इन इक्वेशन 7 एंड वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से d अपॉन डी थीटा एंड r साइन फाई साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डैश अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डैश स्क्वायर की पावर 1/2 और इक्वल टू 0, क्योंकि डेल फाई अपॉन डेल सॉरी डेल एफ अपॉन डेल फाई वो तो 0 हो गया था, ठीक है ना। ये वैल्यू आपके पास 0 हो चुकी है, इसकी वैल्यू अपन ने जो थी वो अपन ने रख दी, और बाहर क्या है, डेल अपॉन डेल थीटा आएगा, ठीक। ये 0 आ गया, और हमें पता है कि किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी राशि का यदि आप अवकलन करते हैं और अवकलन 0 आ रहा है, इसका मतलब वो क्या होना चाहिए, कोस्टेंट। तो अपन इसको मान लेते हैं कोस्टेंट। तो r साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डैश अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डैश स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू c मान लेते हैं। स्क्वायर कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, r स्क्वायर एंड साइन 4 थीटा एंड फाई डैश स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, और रहेगा 1 प्लस एंड साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डैश स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे और सोल्व करेंगे इसको। यहाँ से आप आर स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए, और आर स्क्वायर वैसे आपके पास कांस्टेंट है, तो साइन स्क्वायर सॉरी साइन की पावर 4 थीटा एंड फाई डैश स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी c स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डैश स्क्वायर। और सोल्व करेंगे इसको आप एक नया क्वेश्चन मान लीजिए, तो c स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि r क्वेश्चन है इसलिए आप इसको क्या मान लेंगे, नया क्वेश्चन a मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, a। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा कि साइन 4 थीटा एंड फाई डैश स्क्वायर इक्वल टू a एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डैश स्क्वायर, ये हमें मिलता है। और यहाँ से आप फाई डैश स्क्वायर कॉमन ले लीजिए यहाँ से और यहाँ से, और a को आप से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, a को मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा a प्लस a और साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डैश स्क्वायर। तो फाई डैश स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस का a और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको मिल जाता है a मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ से आप फाई डैश की वैल्यू और निकालेंगे, तो फाई डैश की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी a अपॉन में साइन 4 थीटा माइनस का a और साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 की पावर 1/2, ये आपको मिलता है। और यहाँ से आप फाई डैश को ओपन करेंगे तो फाई डैश की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी डी फाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a, नीचे से आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले ली तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आया तो साइन थीटा, और आपके पास नीचे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का a की पावर 1/2, और ये किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा आपके पास। आप इसका पक्षांतरण करेंगे और फिर इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। लेकिन और थोड़ी मेहनत करेंगे। यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा को ही कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आप साइन स्क्वायर थीटा को और कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा इधर अंडर a अपॉन में ये हो जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस a अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 हमें मिलती है।
इस साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, और इस साइन स्क्वायर थीटा को भी ए के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा में चला जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इधर हमारे पास है डी फाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये रहेगा ए रूट ए, और नीचे जो साइन स्क्वायर था उसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस ए, और ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 आपको मिल जाएगी। यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, ये जो 1 प्लस ए है, ठीक है ना, या कोसेक स्क्वायर थीटा को अपन तोड़ लेते हैं, तो रहेगा डी फाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू रूट ए एंड कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस, तो ये रहेगा 1 माइनस, तो आप लिखोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए बाहर रहेगा 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा ए प्लस ए माइनस, इस तरह से आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस ए कोट थीटा। एक चीज़ और, अपने पास ये जो टर्म्स थी ये माइनस में चल रही थी, अपने प्लस कर दिया, यहाँ पर ये माइनस में है और ये भी माइनस में, तो आपको मिलेगा रूट ए एंड कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस ए आ जाएगा अलग से, और माइनस ए और कोट स्क्वायर थीटा की पावर आपके पास आ जाएगी 1/2, पार्क में जाएगी 1/2 आ जाएगी। और इसमें भी आप 1 माइनस ए को कॉमन कर लेंगे तो डी फाई अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट ए अपॉन में रूट 1 माइनस ए को नीचे से कॉमन ले लेंगे तो ऊपर आपके पास बच रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे मिलेगा आपको 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए और कोट स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसका समाकलन करने के लिए अपन मान के चलते हैं यहाँ पर कि लेट अंडर रूट ए और 1 माइनस ए और कोट थीटा को मैं टी मान लेता हूँ, तो आपके पास मिलेगा रूट ए अपॉन 1 माइनस ए, और इसका जो समाकलन होगा, सॉरी अवकलन होगा, वो रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो आप इसको वैल्यू को ऊपर वाली समीकरण में रख देंगे, इसको आप समीकरण दे दीजिए इसको, और आपके पास समीकरण आ गई थी 7, 8, 9, तो आप इसको 10 दे देंगे, इसको आप 11 दे देंगे, इसको आप 12 दे देंगे। तो इक्वेशन नंबर 11 एंड इक्वेशन नंबर 12 को आप रखेंगे इक्वेशन नंबर 10 में, और हमें मिलेगा कुछ इस तरह से कि डी फाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, तो आपने वैल्यू किस किस की रखी, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा और ये जो डी थीटा है, पहले मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, इसको हटा दीजिए एक बार आप, इसको लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू रूट ए और 1 माइनस ए और कोसेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा को मैं इधर लिख देता अपॉन में, ये अपने पास था इधर कि 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए एंड कोट स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। तो हमने माना है कि अंडर रूट ए 1 माइनस ए कोट थीटा इक्वल टू टी माना है, तो आपके पास इधर मिलेगा कि डी फाई इज इक्वल टू, ये कोसेक स्क्वायर थीटा जो डी थीटा है वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, डी टी में, तो ऊपर तो अपने पास आ जाएगा डी और टी। एक चीज और, इसका जो समाकलन करते हैं वो माइनस में आता है आपके पास, तो आप इसको लिखेंगे माइनस डी टी अपॉन में, ये रहेगा 1 माइनस, इसको अपने टी माना है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर की पावर 1/2।
अब आप इसका समाधान कर लीजिए। तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस बाहर आ जाएगा और डी टी और 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये हमारे पास रहता है साइन इनवर्स टी का। आप लिखोगे फाई इज इक्वल टू ये रहेगा साइन इनवर्स टी प्लस का एक कॉन्स्टेंट सी मान लिया था, अभी बार डी मान लेते और यहाँ पर साइन स्क्वायर को ठीक करेंगे तो फाई माइनस का डी और इसके साथ आ जाएगा साइन और इधर आ जाएगा हमारे पास टी। टी की वैल्यू फिर पुट कर देंगे और माइनस अपने पास अभी है तो माइनस को आप इधर ले आएंगे तो रहेगा माइनस का साइन फाई माइनस का डी इज इक्वल टू टी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है रूट ए अपॉन 1 माइनस ए एंड कॉट थीटा। ठीक है, ये थी। यहाँ से आप साइन ए माइनस बी की तरह इसको ओपन कर लेंगे तो माइनस का बाहर रहेगा एंड साइन ओपन करेंगे तो साइन फाई एंड कोस डी माइनस साइन डी एंड कोस फाई इज इक्वल टू इधर हमारे पास है रूट ए अपॉन 1 माइनस ए और कॉट थीटा। अपन इसको पूरा ही करेंगे, टाइम भले ही लग जाओ आपका। तो हम दोनों साइड क्या करते हैं आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 12 आ गई थी, इक्वेशन नंबर इसको 13 दे देंगे और इक्वेशन नंबर 13 को मल्टीप्लाई करेंगे आर से बोथ साइड। ठीक है, तो ये रहेगा अपने पास माइनस का आर और एक मिनट रुको, एक चीज और, ये जो कोट थीटा है इसको और ओपन कर लेते हैं तो रहेगा रूट ए 1 माइनस ए और कोट को अपन खोलते हैं कोस अपॉन साइन में तो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा और इस साइन थीटा को भी आप इधर लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगली स्टेप में मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर रहेगा माइनस आर और यहाँ पर साइन थीटा और अपने पास था साइन फाई और कोस डी माइनस का आर और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना आर, फिर ये साइन थीटा आपके पास उधर से आया था और कोस फाई इधर है ही और साइन डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए और 1 माइनस ए और साथ में अपने पास आर और कोस थीटा। अब आपको मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखवाई थी वो आप वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू है वो माइनस और वाई हो जाएगा ये और ये बचेगा, ये कोस थीटा नहीं कोस डी है तो ये रहेगा कोस डी प्लस ये आपके पास वैल्यू किसकी हो जाएगी एक्स की तो आप लिखो एक्स और बाद लास्ट में साइन डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए और 1 माइनस ए और इसको आप क्या लिख सकते हो जेड तो आप इसको लिख देंगे जेड। ठीक, और साइन अल्फा ये जो साइन डी है इसको आप अल्फा मान लीजिए, इसको आप बीटा मान लीजिए, क्या मान लेंगे बीटा, और ये जो है इसको आप गामा मान लीजिए। तो आपके पास मिलेगा माइनस वाई बीटा प्लस एक्स अल्फा और बराबर गामा जेड। इसको आप एक तरफ लिख लीजिए सबको, ठीक है ना। और यहाँ पर आप क्या करेंगे एक चीज़ और कर लेंगे, माइनस ले लेंगे इसको थोड़ा सा और इस बीटा को भी आप माइनस मान लेंगे तो यानी कि माइनस कोस जो डी है उसको आप बीटा मान लीजिए और रूट ए और 1 माइनस ए है माइनस के साथ इसको आप मान लीजिए गामा और जो साइन डी है उसको मान लीजिए आप अल्फा। तो आपके पास हो जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ से शुरू करते हैं, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन आएगी जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ जियोडिसिस, इक्वेशन ऑफ जियोडिसिस, ये हमारे पास इक्वेशन आती है। तो जब भी हम किसी भी स्फीयर के अंदर, देखो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ इधर, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। देखो ये हमारे पास स्फीयर है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, पी और क्यू मान लेते हैं और जब हम इसको मिलाते हैं इस तरह से और इसको इस तरह से मिलाते हैं तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ना करके यहाँ पर आपके पास क्या आता है एक प्लेन।
तो हम बोल सकते हैं कि ये एक एक्सट्रीमम पाथ है, एक्सट्रीमम पाथ है जो कि क्या है, प्लेन है। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे कि एक्सट्रीमम पाथ निकालते हैं तो जरूर नहीं होता कि वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आए या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे, वो एक प्लेन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।